वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, हाँ 1987 ईस्वी में। ठीक, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी होता है। तो इस बार कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी। ठीक है, 17वीं। इसको किस संवेदी उपग्रह से आंकड़ा जारी किया गया है? हाँ, रिसोर्स सेट 2। ठीक है, 1987 से जारी होता है और प्रत्येक 2 वर्षों पर। अभी भूपेंद्र पटेल इसका क्या है? मंत्री है। ठीक है, अगला है जल और वायु मंत्रालय। हाँ, राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? वन नीति 61 में। सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था, लेकिन 1988 के वन नीति के तहत ही भारत में सबसे प्राथमिकता दी जाती है। 1988 के वन नीति के अनुसार भारत में 1% कितना रखा गया है लक्ष्य प्राप्त कर? हाँ 33%। ठीक है, 33%। ठीक है, अगला है कि भारत में कुल वन आवरण, ठीक है, वन आवरण कितना है? तो टोटल वन आवरण है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, अब 2023 अंत में जारी होगा। ये है 7,13,789। ठीक है, 7, 8, 9 लास्ट में, 7, 8, 9 लगातार है तो उसे 7, 8, 9, 7 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में 7, 8, 9। ठीक है, और ये टोटल है 21.71%। पूछता भी है कि भारत में वन आवरण कितना है? 21.71%। 1 दोनों में है। ठीक है, बता देंगे 71%। अगला है कि भारत में वृक्षावरण कितना है? वन आवरण में तो पूरा आ जाएगा A to Z। अब वृक्षावरण कितना है जो बड़ा बड़ा वृक्ष होता है? तो ये है आपका 2.91%। दोनों में लास्ट में 1 है। ठीक है, हाँ 71, 2.91। और टोटल पूछे कि भारत में वन आवरण और वन कितना है? तो ये है 24.62%। ठीक है, याद रखिएगा। तो दो देख लीजिए कि सर्वाधिक वन आवरण कितना है भारत में? बताइए। वन आवरण है 21.71%। गुड। वृक्षावरण कितना है? 2.91%। हाँ, कुल कितना है? 62%। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला 3 राज्य कौन कौन से? MP है। हाँ, MP है। याद कैसे करना है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, मतलब MP से कटा है छत्तीसगढ़। हाँ। तो दोनों एक साथ होना चाहिए, लेकिन बीच में आके काट कौन रहा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, काट कौन रहा है? उत्तर भारत का एक आ गया। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़। अगला है कि सबसे कम वन आवरण वाला भारत का राज्य कौन सा है? सबसे कम, हाँ, तो ये होगा आपका हरियाणा, पंजाब और गोवा। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और ज्यादा है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम है हरियाणा, पंजाब दोनों सटा हुआ है। हरियाणा, पंजाब और गोवा। अगला है कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य प्रत्येक 2 वर्षों पर वृद्धि होता है। क्या? नहीं, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश ये है आपका वृद्धि में, मतलब वहाँ पे वृद्धि। तो ये भी अच्छे से याद हो जाता है कहाँ कहाँ वृद्धि होता है। आंध्र प्रदेश से कटा तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जस्ट सटा हुआ उड़ीसा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बढ़ा आंध्र प्रदेश में, तब तेलंगाना में, तब उड़ीसा में। ठीक है, तो ये वृद्धि हुआ 2 सालों में। अच्छा, तीनों का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। हाँ, ये वृद्धि हुआ। फर्स्ट आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना, उड़ीसा। अगला याद करने से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा। और सबसे कम वाला में हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गोवा। अगला है कि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य, यानी सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ? वृद्धि तो हम लोग पढ़ लिए, तो नुकसान में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और मणिपुर, नागालैंड। बस एक याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 36 के बावजूद भी दूसरे स्थान पर बरकरार है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल कम से। अगला है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। हाँ, गुड। ये है मिजोरम। प्रतिशत में, प्रतिशत। अच्छा, उसमें क्या था कि प्रतिशत से वृद्धि करने वाला की घटने? नहीं, मतलब जैसे कि क्षेत्रफल में हम पूछ रहे थे, क्षेत्रफल अभी क्षेत्रफल चल रहा है, में। अब परसेंटेज चल रहा है, यानी वहाँ के एरिया के अनुसार ज्यादा होगा, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आपका है मिजोरम में, तब है अरुणाचल प्रदेश में, तब है मेघालय में। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अगला है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा लक्षद्वीप। गुड, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का। और उसके बाद अंडमान निकोबार, यानी पानी में रहते हुए भी ये सभी के पास पेड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अंडमान निकोबार दोनों पूर्णतः पानी में है। ठीक है, अगला है भारत में वनों के आधार पर आंकड़ा जारी होता है। एक इंटेंसिव होता है जो घना वन होता है, एक मध्यम आकार का होता है, एक खुले वन होते हैं। तो पूछ रहे, ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, बहुत घने वन, ये सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में, यानी बहुत घना वहाँ वन है। दूसरा है कि मध्यम रूप से घने वन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। अगला है कि खुले वन में आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी खुला वन भी पूर्णतः वहाँ छिटा नहीं रहता इधर उधर, जैसे कि मध्य प्रदेश। ठीक है,
घाना में और खुले में, और उसके बाद एक हम लोग पढ़े हैं घाना में मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य में मध्य प्रदेश और खुले में मध्य प्रदेश, और घाना में जो होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है हाँ, अगला है कि इस बार क्या क्या कहते हैं, बाघ रिजॉर्ट के अनुसार आंकड़ा जारी हुआ था, ठीक है। 3,167 तो बाघों की संख्या भारत में मतलब वृद्धि बताइए। ये बाघ के अभ्यारण्य के अनुसार इस बार वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा सुन लीजिए कि सब टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल का मतलब भारत के कुल वन का जितना भारत में अभी वन है हम लोग पढ़े 24.62%, उसका 6.8% जो वन पाए जाते हैं वो टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। भारत में 7.8% वो बोले हम 24.62 जो टोटल वन है टोटल वन उसका 7.8% टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, ठीक है, टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। और उसके बाद टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74 यानी जितना टाइगर 53 को टाइगर रिजर्व है ना भारत में, 53 टाइगर रिजर्व का 74.51%। यहाँ आंकड़ा है, एक बार में याद नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ दिमाग में रखना है, ठीक। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला कौन सा है बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल के अनुसार? ये है श्रीशैलम नागार्जुन अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना का संयुक्त है, संयुक्त कुछ हिस्सा तेलंगाना में भी जाता है। अगला सबसे बड़ा है, अगला कि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला कौन सा है प्रतिशत के अनुसार? वन क्षेत्र, हाँ प्रतिशत के अनुसार ये है पक्के टाइगर रिजर्व। कहाँ है पक्के तेलंगाना में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यानी सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला है नागार्जुन श्रीशैलम जो कि भारत का भी सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, और वहाँ पे वन भी सबसे ज्यादा है, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा पक्के बाघ जो कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में से भी वन ज्यादा है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि छत्ती में भी प्रथम स्थान पर था, खन्ना में भी था, और प्रथम में क्षेत्रफल के अनुसार भी दूसरे स्थान पर था, ठीक है। अगला है अब इस बार हर साल मैंग्रोव वन की रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। इस बार मैंग्रोव वन है कि देश के कुल मैंग्रोव वन भारत में कितने मैंग्रोव वन है, ये है 4992 वर्ग किलोमीटर, जहाँ हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे टोटल वन 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पढ़े ना हम लोग, हाँ वो पढ़ रहे थे। और यहाँ पे टोटल है हमारा कि इसमें जो मैंग्रोव है ये है 4992 मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? दलदली क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पे तटीय क्षेत्र है वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, तब गुजरात में है, मैंग्रोव वन उड़ीसा में है, हाँ नहीं कच्छ के रण में पूछता है ना, मैंग्रोव वन पाया जाता है कच्छ के रण। मानसून के आधार पर जो बांटा गया है कि कहाँ कहाँ है, हाँ तो उसी तरह ना कि पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में सॉरी कर्नाटक में क्या कहा जाता है, वो सब चेरी ब्लॉसम, और चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होता है, मैंग्रोव वन होता है आपका केरल में होता है, हाँ बैसाखी करके है जो पश्चिम बंगाल में है, काल बैसाखी, हाँ अनारवेस्टर जो होते हैं वो पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है। अगला है तो मैंग्रोव हम लोग देख लिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.15% है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का ठीक है 0.15% बहन। अगला है कि 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, 17, ठीक है। सबसे ज्यादा बता देते हैं कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में क्योंकि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र था ही, दूसरा गुजरात में, और तीसरा होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गुजरात का कच्छ के रण में जो होती है ना जंगली गधा पाया जाता है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है। पूछता है कि कच्छ के रण में किस प्रकार के पशु पाए जाते हैं, तो जंगली गधा आएगो, जैसे कि पेरियार जंगली हाथी के लिए विख्यात है, उसी प्रकार वो जंगली गधा के लिए। अगला है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि करने वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी वृद्धि में पूछ रहा है, वो हम लोग राज्य में देख लिए वृद्धि में, तो सबसे ज्यादा आपका उड़ीसा में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, तब कर्नाटक। याद रखना कि उड़ीसा जो कि पश्चिम बंगाल से टचेज है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। जो अभी उड़ीसा में तटीय जो अभी हुआ था ना आंधी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा उड़ीसा में मैंग्रोव वन होने पर भारत में 75 रामसर स्थल घोषित हुए, ठीक है। तो रामसर स्थल पहले है कहाँ, रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ईरान में, ठीक है, रामसर ईरान में, ठीक है। रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी में ईरान में हुआ। यह आर्द्र भूमि जो दलदली क्षेत्र होता है उसके लिए वहाँ पे जो स्थल है उसको रामसर स्थल घोषित होता है। यह है कि फरवरी को, ठीक है। भारत रामसर स्थल में कब शामिल हुआ था, 1 फरवरी 1982 ईस्वी में। 1 फरवरी को भारत शामिल हुआ और 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है कि रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, तो यह प्रभावी कब से हुआ, 1975 से, ठीक है। 75 से पूरे एथी में भारत हो गया, पूरे विश्व में प्रभावित हो गया। भारत शामिल हुआ 82 में 1 फरवरी को और 2 फरवरी से मनाया जाता है। अगला है कि भारत में कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं, भारत में वर्तमान में कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं, 75 को, ठीक है। भारत के 75वां एथी का है, क्या कहते हैं, सालबुंग करके नाम है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला है हाँ यहाँ लिखा है कि 75वां रामसर स्थल कौन सा है, तो सालबुंग जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक। अब भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है, चिल्का झील है, ठीक है। चिल्का झील हुआ था 1991 में,
अगला है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अगला विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कोरबोक प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। 1974 से 1974 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, शामिल हुआ कोरबोक प्रायद्वीप। अगला है, ठीक, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड, ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल ये छोटा नहीं है, रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, गुड। भारत का सबसे पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा है? कृत्रिम रूप से बनाया गया तो हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज जो कि सतलज नदी पर है, ठीक। सबसे बड़ा सुंदरबन हो गया, विश्व का सबसे, हाँ, छोटा रेणुका हो गया, हिमाचल प्रदेश में रेणुका। और विश्व का पहला रामसर स्थल था कोरबोक प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। और उसके बाद भारत शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। अब प्रभावी हुआ 75 में, 71 में सम्मेलन हुआ, और 2 फरवरी के प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस। खिजरिया एवं बखीरा, ये दोनों गुजरात में, खिजरिया और बखीरा गुजरात में है। सांख मतलब सांख है। इसके अलावा आपका है सिरपुर और यशवंत सागर, ये तीनों मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगले पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? मिजोरम में। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में, हाँ। अब भारत का सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है? नहीं, अब हो गया है तमिलनाडु में 14 को, और यूपी में हो गया है 10। तमिलनाडु 14 को 10। ये तमिलनाडु वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हाँ सबसे ज्यादा यूपी में था, अब तमिलनाडु में। अब देखिए एक और है कि सप्तकोशिया गॉर्ज कहाँ स्थित है? ओडिशा में। सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व तो ओडिशा में भी है, और सप्तकोशिया गॉर्ज भी जो कि वेटलैंड हुआ है ओडिशा में, ठीक है। अगला है, हाँ, एक है तम्पारा एवं अंशुपा, ये भी ओडिशा में, ठीक। हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड बांध भी ओडिशा में, ठीक है। अगला है सिरपुर, अभी हम बता दिए, मध्य प्रदेश में, ठीक। एक थाने क्रीक वेटलैंड हुआ है, थाने कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। अगला है नंदा झील कहाँ स्थित है? ऐसे तो हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, लेकिन यह नंदा झील जो शामिल हुआ वेटलैंड में, यह गोवा में, ठीक है, गोवा में। अगला है रंगनाथिट्टू बोलने पे है नहीं, रंगनाथिट्टू कर्नाटक में, और 2 है जम्मू कश्मीर में। एक है हाइगम वेटलैंड और एक है सालबुंग, याद रखना है, हाँ, सालबुंग 75वां वेटलैंड। पहला हम लोग पहला हो गया ये ओडिशा का चिल्का झील, और सबसे अंतिम में सालबुंग जम्मू कश्मीर। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहता है, ठीक है। द्वितीय आंशिक युद्ध कब हुआ था? पहला 45 से 46, द्वितीय कब हुआ था? 48 से 49, ठीक है। अगला है कितने आंशिक युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए थे? हाँ, चला था ना, 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध है आपका रामनगर का युद्ध, ठीक है। दूसरा है आपका चिलियावाला का युद्ध, तीसरा है गुजरात का, ठीक है, गुजरात का। तीसरा है गुजरात का, ठीक है। दूसरा है चिलियावाला का 49 में 13 जनवरी, और तीसरा है 12 मार्च 1849 को गुजरात में, ठीक है। अगला है कि लोअर, हमने बताया था ना, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? एमहर्स्ट के समय। इसमें कौन सी संधि हुई थी? कल बोले थे यानडोब की संधि। कब से कब तक हुआ था? 24 से 26 तक, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में 1852 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसको मिला लिया था? लोअर बर्मा, निचले क्षेत्र में जो लोअर बर्मा को मिला लिया, और पिग्गू, ठीक है, पिग्गू और लोअर बर्मा को। अगला है डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार आरोप लगा के कब सिक्किम को मिला लिया? 1850 ईस्वी। पता था ना सबसे पहले, मतलब वो बताया था ना कि हड़प नीति, डलहौजी वाला हड़प नीति आएगा, फिर उसे बेलेजली वाला सहायक संधि। तो जब इधर से स्टार्ट करते करते जाएगा तो अफगानिस्तान को लूटेगा, ठीक है, फिर उसके बाद बर्मा में आ गया, एक बच गया सिक्किम बेचारा था, सिक्किम को ले लेता है 1850 ईस्वी, 52 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 50 में, लोअर बर्मा 52 में। अगला है कि इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई? हाँ, ठीक है, 1852 ईस्वी। डलहौजी के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के बाद पहला हड़पने वाला राज्य कौन सा? सतारा, ठीक है। उसके बाद जयपुर, संबलपुर, बघाट, हाँ ठीक है, झांसी नागपुर, बीच में है उदयपुर, और तीसरा है झांसी और नागपुर। पहला था 1848 में सतारा, और लास्ट में था आपका नागपुर था, ठीक है। ये बताया था ना कि दोनों महाराष्ट्र का ही, सतारा महाराष्ट्र का ही, नागपुर भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। अगला है कि 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप लगा के राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब कौन था? ठीक है, वाजिद अली शाह। अगला है कि तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता से कहाँ लाया था? कोलकाता से मेरठ लाया था, ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति हुआ था, स्टार्ट होते हुए मेरठ आया ना, मेरठ के बाद नई दिल्ली आया, ठीक है। तो ये 1800 बैरकपुर से मेरठ आया, पैदल टुकड़ी नहीं चलता 10 मई को, ठीक है। तो ये पूछता है ना मेरठ, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या था? हथियार था, तोपखाना था। तो लूटता है ना सैनिक, उसको एथी बनाकर लूटता है ना, तो वगैरह बंदूक उंदूक लूट लेता है। 1857 की मूवी में दिखाया भी है, ठीक है। तो उसमें यही याद रखना है कि मेरठ लाया था, कलकत्ता से मेरठ लाया था। हाँ, अगला है कि सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था?
स्थानांतरित करके सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? कलकत्ता में सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया था, ठीक है, शिमला में। अगला है कि वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में, ठीक है। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। 1857 में 3 प्रेसिडेंसी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बनाया गया था, जिसमें एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब? विश्वविद्यालय 56 में 1857 ईस्वी में कहाँ अभी तो बोल भी दिए थे, कलकत्ता, मद्रास मद्रास और चेन्नई। कलकत्ता, मद्रास तो चेन्नई में ना था। हाँ वही है, कलकत्ता, मद्रास और और मुंबई, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। अगला है कि डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके द्वारा पहली बार रेलवे की शुरुआत कहाँ हुआ था और कब? 16 अप्रैल 34 किलोमीटर। अगला है कि इसने पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था, ठीक है, 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी में। कब लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था? 54 में, ठीक है। ये बहुत भारत के लिए कार्यकारी किया था, लेकिन एक खराब नीति ही इसका सबसे खराब साबित हुआ है। और भी है आगे। इसी के समय 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की? 1853 ईस्वी में। हाँ, ये है कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा, तार सेवा कलकत्ता से आगरा। अगला है कि डलहौजी के द्वारा शुरू की गई कंपनी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, जो प्रशासन अधिकारियों की नियुक्ति स्टार्ट करवाया था 1853 ईस्वी में, ठीक है। यह प्रतियोगी परीक्षा पर भरने की नीति इसी ने लाया था, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले भारत के व्यक्ति कौन थे? सिविल सेवा सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 1863 में स्टार्ट करता है और 10 वर्ष बाद इंग्लैंड में जाकर के वो पहले एग्जाम होता था, जहाँ एग्जाम उसके होता बाद था। फिर इंडिया में हाँ, ये दिया है 1922 ईस्वी से इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर इसके एग्जाम होने लगा था 1922 ईस्वी में, यानी 1853 से लेकर चलते चला जा रहा था, ठीक है। अगला है ये थी डलहौजी खत्म हो गया। अगला है कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के तो हाँ, यहाँ पे सिविल सेवा के लिए उम्र कितनी रखी गई थी? सिविल सेवा की उम्र 3 से 4, 18 से 23। और वहाँ पे लिट्टन क्या करता है कि घटा देता है, 19 कर देता है। और फिर रिपन क्या करता है, 19 से 21 कर देता है। अगला है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आज से स्टार्ट होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग ही था, ठीक है। अब इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कैनिंग के समय में ऐतिहासिक 1857 की क्रांति, ठीक है। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश मतलब वहाँ कंपनी का शासन चला गया किसके हाथ में? ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। अगला कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट एवं सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट बना था ना 1773 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा, कितना में बना था? ये कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, ठीक है, 1774 ईस्वी में रेगुलेटरी इसमें बताया था ना कि सर एलिजा एम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इसको समाप्त कर दिया गया और 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम आया, जिसके तहत कब और कहाँ कहाँ बनाया गया उच्च न्यायालय? कलकत्ता में बनाया गया। हाँ बोलिए। कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 1862 ईस्वी में। अगला है कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में भारत का कौन सा व्यक्ति प्रमुखता निभाई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे किसमें? सती प्रथा का राजा राम मोहन राय, ठीक है। यह 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को इसका अंत कर दिया गया था, ठीक। विधवा पुनर्विवाह मतलब इसका स्टार्ट किया गया, मतलब अंत नहीं किया गया। अगला है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून बनाया गया। उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धन परिवर्तन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कब? 1856 ईस्वी में, ठीक है, 1856 ईस्वी में यह नियम भी बनाया। और क्या किया कि जो हम बताए थे ना कि क्या नाम है उसका, झांसी की रानी जो अपना बेटा के लिए ये कर रही थी, मतलब गोद वाला, बाद में गोद वाला भी हटा देता है कि जो गेद लिए हैं उसको आप नहीं पैतृक नहीं बन सकते, तो उसके लिए वो युद्ध करती है। पैतृक वाला भी बाद में क्या करता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तब बाद में युद्ध का इससे तो बहुत कारण बनता है। अवध में हड़प नीति के तहत कुशासन का आरोप लगा के नीति किया, तो वहाँ से बेगम हजरत महल कूद पड़ी 1857 की क्रांति में। अगला है मैकाले द्वारा प्रारूप दंड संहिता 1858 को कानून बना दिया गया, ठीक है। और 1859 ईस्वी में यह अपराध विधान संहिता लागू कर दिया गया, अपराध विधान संहिता लागू कर दिया गया। लाइट आपका नहीं है? ये तो इतना अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्यों देखा अचानक रुक गया, नहीं जल रहा, पता नहीं। शनिवार को आया था, आखिरी है 4 दिन आराम मिली, यही से रूम में खूब पढ़ी है। आज पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं। अगला है हम लोग पढ़ लिए थे कि
वानाक्यूलोप्रेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी में किसके समय में आया था? लिटन। अब विशेषकर किस समाचार पत्र को देखते हुए लाया गया था? अमृत बाजार पत्रिका। सोम प्रकाश को, ठीक है, प्रतिबंधित करने के लिए। अगले कि किस पत्रिका ने रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी से बांग्ला में ना कि बांग्ला से अंग्रेजी, बांग्ला से अंग्रेजी में स्थानीय भाषा पर भी रोक लगा रहा था? तो अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। और किस पत्रिका ने वानाक्यूलोप्रेस्ट एक्ट को समर्थन किया था? पायनियर, ठीक है, पायनियर। भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था इसके समय में, कब? लिटन के समय में ना। हाँ, भारतीय सशस्त्र 78। हाँ, गुड 1878 ईस्वी में, ठीक है, जिसके तहत सशस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया गया। यानी अगर आप लाइसेंस सशस्त्र रखते हैं तो आपको लाइसेंस रखना जरूरी भारतीय है। से छीन लिया गया था उससे। नहीं, लाइसेंस रखा गया। अगर आप, हाँ, तो मान लीजिए कि लाइसेंस नहीं है तो आप सौंपिएगा ना जी, लाइसेंस नहीं है तो हमको दीजिए। सौंपिए। आज भी तो लाइसेंस की थी। तो उसको सजा दिया जाएगा ना। अगला है, किसने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना से कितना कर दिया? कितना बढ़ा दिया था? घटा दिया, दिया। बदमाशी 19 वर्ष किया, कर दिया। 21 से 19 वर्ष कर दिया, ठीक है। अगला है 21 से 19। क्या? देखिए वो लिटन 18 से 23 किया था। 18 से 23 वो तो स्टार्ट ही किया लोक सेवा विभाग, किया, ये घटाया। 53 में स्टार्ट किया, तो ये 19 कर दिया लास्ट। रिपन घटा दिया। लिटन लास्ट 21 18 से 19 कर दिया। 23 21 से 19 कर दिया। 19 किया। और रिपन 21 से 19 करेगा, पुनः 21 से 19 कर देगा। हाँ, अगला है कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। वो 1853 में स्टार्ट करता है और 23 वर्ष। अगला है कि 1859 ईस्वी में आयु सीमा घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया, जिसमें 63 में कौन आए थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, भारतीय जो थे वो ICS की परीक्षा पास की थी, ठीक है। अगला है कि 1866 ईस्वी में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष। अब यही 21 वर्ष चलते चलते आ रहा था, लिटन को देखा नहीं गया, बेचारे इसको क्या कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। अगला है कि लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। आता है ना मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना संस्थापक कौन है? 1908 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया, ठीक है। और ये अटाला देवी की मस्जिद, ये है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद के द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था, ठीक है। यानी अटाला गया तो मस्जिद कौन बना? मस्जिद को किसने बनाया? अभी आप बता रही थी, इब्राहिम शाह। इस मस्जिद को तोड़ा कौन? चंद्रदेव क्या बोले थे? विजयचंद्र ने अटाला देवी के मंदिर बनाए, ठीक है। ये बताइए। ये डेट नहीं दिया है।